तो माय डियर स्टूडेंट, यदि आपकी परीक्षा हिंदी काव्य की है और आप बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के छात्र हैं तो आप सही वीडियो को देखने आए हैं। अगर आप मान लीजिए कि एग्जाम की तैयारी कुछ भी नहीं किए हैं, या फिर मान लीजिए कुछ छात्र ऐसे हैं जो थोड़ी बहुत किए हैं, एक दो वीडियो देखे हैं, कुछ तैयारी की है, या फिर बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जिन्होंने एकदम से तैयारी की ही नहीं की है, तो उन्हीं के लिए ये सिर्फ और सिर्फ वीडियो है। क्योंकि इस वीडियो में हम आप लोगों को वो सारे क्वेश्चन बताने वाले हैं जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। यदि आपने थोड़ी तैयारी की है तो आप परीक्षा में कम से कम, मैं आपको बता रहा हूं कि आपको हम 40 से 50 नंबर तो दिला ही देंगे। लेकिन जो मैं क्वेश्चन बताऊंगा, जो मैं उत्तर बताऊंगा, उसको आपको तैयार करना होगा और क्वेश्चन एंड उसका आंसर दोनों हम आपको बताएंगे विद पीडीएफ सहित। लेकिन कौन कौन से क्वेश्चन तैयार करना है वो पहले जान लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ज्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी, यदि आप पूरा देख लेते तो पूरी सफलता मिलेगी। सबसे पहले मैं आप लोगों के समस्त इसी वर्ष 2023 और 24 के सेशन का हिंदी काव्य का पूरा मॉडल पेपर प्रस्तुत करने जा रहा हूं। क्योंकि कई सारी यूनिवर्सिटियों में परीक्षाएं हो चुकी हैं, तो मैं आपको भरोसा दिला रहा हूं जो मैंने क्वेश्चन बताए थे 90% मेरे द्वारा बताए गए प्रश्न परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। आप लोग सोच दीजिए, 75 नंबर का पूर्णांक होता है, तो मेरे द्वारा बताए गए करीब 50 से 60 नंबर के क्वेश्चन मेरे द्वारा बताए गए परीक्षा में आ रहे हैं, 50 से 60 नंबर के। हालांकि कुछ ऐसे सब्जेक्ट जिनमें पूरे 70 तक के आ जाते हैं। तो इंड तक देखेंगे तो आपको पूरी सफलता मिलेगी। सबसे पहले हम बढ़ेंगे अति लघु उत्तरे में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, और आपकी परीक्षा जो कल परसों लगी हुई है उसमें कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, उन पे फोकस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है अति लघु उत्तरे का कि जॉर्ज ग्रेसन के हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ का नाम लिखिए। बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है और ये एक बार नहीं कई बार परीक्षा में रिपीट हो चुका है, तो इसके बारे में आपको जरूर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में आपको बताते हैं, एंड तक बने रहेंगे। ठीक है आप सभी, ओके। तो इसका उत्तर आपको लिखना है, ध्यान से सुन लीजिए। जो जॉर्ज ग्रेसन है, इनके हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ का नाम है, ध्यान से सुन लीजिए, द मॉडर्न। हम यहाँ पर लिखने का प्रयास कर रहे हैं, ध्यान से सुन लीजिए। बाकी हम इसको आपको लगा देंगे बाद में भी, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, मॉडर्न है, ठीक है, क्या है, द मॉडर्न, ठीक है। और लिखा है ठीक है, ध्यान से सुनेंगे, वर्नाक्यूलर, ठीक है, ठीक है, हम लिख दे रहे हैं ताकि आपको, ठीक है, हेल्प हो जाए। आधा का है, ठीक है, वर्नाक्यूलर, ठीक है, द मॉडर्न ठीक है, वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ठीक है, क्या है, लिटरेचर, क्या है, लिटरेचर, ठीक है, लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ठीक है, ये इनका प्रमुख ग्रंथ है, याद रखेंगे, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। फिर से सुन लीजिए, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ओके, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है भैया कि आदिकाल के 2 रासो ग्रंथ एवं उनके लेखकों का नाम लिखिए। बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन भी है, इसका भी उत्तर जान लेते हैं, ध्यान से सुनेंगे आप सभी। ठीक है, तो आदिकाल के 2 रासो ग्रंथ के नाम और उन के लेखकों के नाम। तो नंबर 1 पे ध्यान से सुनेंगे, नंबर 1 पे आप लोग लिखेंगे नंबर 1 पे लिखेंगे क्या, पृथ्वीराज रासो। ठीक है, नंबर 1 पे क्या लिखेंगे, पृथ्वीराज रासो। ठीक है, और पृथ्वीराज जो रासो है ये चंदर बरदाई जी की रचना है। ठीक है, तो लेखक कौन हो गए, पहले ग्रंथ कौन सा हो गया, ठीक है, पृथ्वीराज रासो। उसके बाद इसके रचनाकार कौन हो गए, चंदर बरदाई हो गए। ठीक है, उसके बाद आपको लिखना है, ठीक है, यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे 2 नंबर। अब 2 नंबर ग्रंथ लिखेंगे, 2 नंबर पे आप लिखेंगे, ठीक है, परमाल रासो। क्या लिखेंगे, परमाल रासो। थोड़ा इसमें लिखने में समस्या होती है, ठीक है, परमाल रासो। और इसके लेखक हैं जगनिक। कौन है, जगनिक, याद रखेंगे। ठीक है, बाकी इन सभी का उत्तर हम, ठीक है, अभी मैं पीडीएफ बनाया हूं उसमें अटैच कर दूंगा, तो आप लोग तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, तो आदिकाल के 2 प्रमुख ग्रंथ हैं, कई सारे, लेकिन यहाँ पर 2 ग्रंथ के बारे में पूछ रहा, तो आप लिखेंगे पृथ्वीराज रासो और लिखेंगे परमाल रासो। और इनके रचनाकार हैं चंदर बरदाई, एक के हैं, पृथ्वीराज रासो के रचनाकार हैं या रचयिता लेखक हैं चंदर बरदाई, और परमाल रासो के हैं जगनिक। ओके, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार आ चुका, तो ध्यान रखेंगे। और ये क्वेश्चन आ सकता है कि आदिकाल के जो अलग अलग नाम हैं उनके बारे में बताइए और उनके नाम रखने वाले विद्वानों का नाम बताइए। ये भी बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, इसको भी मैंने उत्तर तैयार किया जो कि अभी आपको देने वाले हैं, ध्यान से वीडियो देखते रहिए। अगला क्वेश्चन है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल को कितने भागों में विभाजित किया है और उनके नाम लिखिए। तो हमारे जो प्रमुख कवि हैं जिनका नाम है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन, कई बार आ चुके हैं परीक्षा में, ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, तो भक्ति काल को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, याद रखेंगे। ठीक है, 2 भागों में डिवाइड किया गया, कितने में, 2 में। ठीक है, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन, ध्यान से सुनेंगे, कितने भागों में डिवाइड किया गया है, 2 में। और नंबर 1 पे लिखेंगे, ध्यान से सुनेंगे, नंबर 1 पे लिखेंगे निर्गुण। ठीक है, क्या लिखेंगे,
निर्गुण, ठीक है, काव्य धारा, और 2 नंबर पे लिखेंगे सगुण काव्य धारा। ठीक है, तो भक्ति काल को 2 भागों में बांटा गया है, निर्गुण और सगुण में। इस बात को ध्यान रखेंगे। देखिए उत्तर हो गया, 2 में बांटा गया और उनका नाम लिखने के लिए बोला तो नाम लिख देंगे निर्गुण और सगुण। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भैया छायावाद की कवि चतुष्टयी का नाम एवं उनकी 2 रचनाएं या फिर उनकी 2 कृतियां। रचनाएं या कृतियां मतलब एक ही होता है, तो ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको इग्नोर कर दीजिएगा। ठीक है, ये मेरी जानकारी के अनुसार कभी नहीं है, लेकिन छायावाद युग से जुड़ा अन्य क्वेश्चन आते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम इसको इग्नोर ही कर दे रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भैया प्रगतिवाद का समय कब से कब तक था या फिर कब से कब तक माना जाता है। ये मॉडल पेपर इसलिए सॉल्व करा रहे हैं क्योंकि इसमें से कम 15 से 20 या फिर 30 नंबर के जो प्रश्न है इसी मॉडल पेपर से आने वाले हैं। ठीक है, इसके अलावा अन्य भी कुछ क्वेश्चन हैं जो कि आप सभी के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए, तो उनको आपको जरूर देखना है। पहले जान लीजिए कि इस मॉडल पेपर में कौन कौन से प्रश्न आपकी परीक्षा में आने की उम्मीद है। ठीक है, और 5 नंबर का प्रश्न ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपकी परीक्षा में आने की पूरी उम्मीद है। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि प्रगतिवाद जो युग है ये कब से कब तक चला। सिंपल सा लिखेंगे 1900। ठीक है, बाकी आप लोग इस तरह बना के लिखना है। बना के मतलब ये है, हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख लिए कि 1936 से 1900, ठीक है, स्टार्टिंग 1936 हुई और लास्ट जो रहा है वो रहा है 1943 तक। ठीक है, आप इसी तरह मत लिख दीजिएगा कि 1936 1943, आप लिखिएगा कि प्रगतिवाद युग का जो समय है वो 1936 से 1943 तक माना जाता है। इस प्रकार उत्तर लिखेंगे। ठीक है, थोड़ा परिचय, इसके बारे में और भी डिटेल है, लेकिन क्वेश्चन इतना ही कह रहा था, इतना ही उत्तर आपको लिखना है, बस ध्यान रखना है। ओके, अब अगला प्रश्न भैया कह रहा है कि हाँ एक पॉइंट और है यहाँ पर। इसने कहा कि भैया प्रगतिवाद का जो है समय सीमा बताइए, साथ साथ में क्वेश्चन एक और भी इंक्लूड है कि 2 विशेषताएं बताइए, तो 2 विशेषताएं भी जान लीजिए। तो प्रगतिवाद युग की 2 विशेषताएं में लिखेंगे नंबर 1 पे कि प्रगतिवाद कवि क्रांति में विश्वास रखते थे। पहली जो विशेषता ये है कि जो प्रगतिवाद युग के जो कवि थे, लेखक थे, वो क्रांति में विश्वास रखते थे। और नंबर 2 पे आप लोग लिखेंगे कि प्रगतिवादी कवियों का विश्वास था कि श्रमिक वर्ग यानी कि जो मजदूर वर्ग हैं, ठीक है, तथा अन्य कमजोर वर्गों की तरह नारी भी समाज में शोषित है। यानी कि जैसे कि श्रमिक गरीब लोग और अन्य कमजोर वर्ग के लोग पूरी तरह हमारे समाज में फिर एकदम गलत नज़रिए से देखे जाते हैं। नज़रिए का मतलब ये कि एकदम के हटाओ, ये कौन सा इंसान है, हटाओ इसको यहाँ में बैठने दो, इसको ये खाने करने दो, इसको पीने करने दो, वो वाला। तो उसी तरह नारी को भी समाज में शोषित किया जाता है। ठीक है, तो ये 2 प्रमुख विशेषताएं जिनको आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न बहुत ही पॉपुलर, जो कि हमेशा फंसता है, ऐसी कोई परीक्षा नहीं गई जिसमें क्वेश्चन आया ना हो तुलसीदास से जुड़ा। ठीक है, कि प्रसिद्ध कवि तुलसीदास की 4 प्रामाणिक रचनाओं के नाम लिखिए। हो सकता आ जाए कि भैया 6 प्रामाणिक रचनाओं के नाम लिखेंगे, तो चलिए मैं आपको कई सारी रचनाएं के नाम बता देता हूं तुलसीदास जी की। ठीक है, तो तुलसीदास जी की कई सारी रचनाएं हैं। तो नंबर 1 पे आप लोग लिख सकते हैं कि रामचरितमानस, जिसके बारे में आप सभी जानते हैं। नंबर 2 पे आप लोग लिख दीजिएगा, ठीक है, वैरवे रामायण लिख दीजिएगा। क्या? वैरवे रामायण। और नंबर 3 पे आप लोग लिख दीजिएगा पार्वती मंगल लिख दीजिएगा। ठीक है, और नंबर 4 पे आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है, दोहावली। और नंबर 5 पे आप लोग लिख सकते हैं कवितावली। नंबर 6 पे आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है, जानकी मंगल। और नंबर 7 पे आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है, वैराग्य संदीपनी। और नंबर 8 पे आप लोग लिख सकते हैं रामाज्ञा प्रश्न, या फिर आप लोग लिख सकते हैं रामलला नहछू। ठीक है, तो ये इनकी, हालांकि बहुत सारी इनकी रचनाएं हैं, लेकिन सिर्फ यहाँ पर 4 पूछा गया, लेकिन मैंने आपको 8 बता दिए। तो 8 से ज़्यादा तो आएगा नहीं, या तो 4 आता है तो 6 आता है। ठीक है, और तो ये इनके प्रमुख रचनाएं जो कि आपको याद रखना, बहुत ही पॉपुलर है। इन सभी का उत्तर PDF में तैयार किया, जो कि अभी आपको मिलने वाला है। ठीक है, ध्यान से सुनते रहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा, ठीक है, प्रेरित 3 ग्रंथों के नाम लिखिए। मतलब कि जो हमारे पॉपुलर कवि हैं जिनको जायसी की उपाधि मिली है, इनका पूरा नाम है मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है, तो इनकी किन्हीं 3 ग्रंथों के नाम लिखना है। ठीक है, ध्यान से सुन लीजिए, तो एक एक करके जानते हैं। तो इनकी जो ग्रंथ है कई सारे हैं, लेकिन यहाँ पर 3 ग्रंथों की बात हुई है। तो नंबर 1 पे आप लोग लिखेंगे, ठीक है, नंबर 1 पे लिखेंगे पद्मावत, जो कि बहुत ही पॉपुलर हुई है। क्या हुई? पद्मावत। ठीक है, ओके, तो नंबर 1 पे कौन सा लिखेंगे? पद्मावत। ठीक है, नंबर 2 पे आप लोग लिखेंगे, ध्यान से सुन लीजिए, नंबर 2 पे लिखेंगे अखरावट। ठीक है, और नंबर 3 पे आप लोग लिखेंगे आखिरी कलाम। ठीक है, यहाँ पर 3 पूछा गया, तीनों के नाम हो चुके हैं, लेकिन मैं आपको 1-2 और बता दे रहा हूँ। ठीक है, पहला पद्मावत, दूसरा आखिरी कलाम, और तीसरा जो हो गया अखरावट हो गया, और चौथा लिख लेंगे आप लोग, ठीक है, कहरनामा। ठीक है, और नंबर 5 पे आप लोग लिख सकते हैं चित्र। ठीक है, क्या लिख सकते हैं?
चित्र रेखा, ठीक है, 5 पे। और नंबर 6 पे आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है, कन्हावत आदि इनकी प्रमुख ग्रंथ है जिनके बारे में आपको याद रखना है। 3 पूछा, 6 बता दिया, इससे ज़्यादा नहीं आएगा आपकी परीक्षा में, ठीक है। तो बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। अगला भी टॉप लेवल का क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि भारतेंदु युगीन या फिर भारतेंदु युग की 2 प्रमुख विशेषताओं के नाम लिखिए, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में भी हम आपको बता दे रहे हैं। बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, ध्यान से सुनेंगे इसका उत्तर, ठीक है। तो नंबर 1 पे लिखेंगे, ठीक है, ध्यान से सुन लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बाद में मत बोलिए कि बताया नहीं सर आपने। भारतेंदु की जो काव्य हैं यानी कि जो कविताएं हैं, ठीक है, उसमें, ठीक है, अधिकांश में क्या देखने को मिला है, वस्तुनिष्ठ एवं वर्णनात्मक चीजें देखने को मिली है। मतलब कोई भी कविता है तो उसका वस्तुनिष्ठ एवं उसके बारे में डिटेल से वर्णन किया गया है, ठीक है, अच्छा एक्सप्लेन किया गया है, ये प्रमुख विशेषता है। और नंबर 2 पे आप लोग लिख सकते हैं कि इसमें जो विशेषता उसमें छंद, भाषा एवं अभिव्यंजन पद्धति में प्राचीनता अधिक है, मतलब छंद वंद का ज़्यादा यूज है, ठीक है। और अगली जो है इसमें नवीनता, ठीक है, नवीनता जो है मतलब प्राचीनता अधिक है और नवीनता कम है, ठीक है। क्या है, मतलब छंद और भाषा की जो पद्धति है इसमें पद्धति में प्राचीनता अधिक है और नवीनता कम है, ठीक है। और एक और लिख देंगे आप लोग, ध्यान से सुन लीजिए, एक और लिख देंगे, खड़ी बोली का आंदोलन प्रारंभ हो चुका था, ठीक है, किस युग में, तो ये, ठीक है, इसी युग में, भारतीय युग में, तो ये भी एक बड़ी विशेषता है, ठीक है। और कविता के क्षेत्र में ब्रज ही सर्वमान्य भाषा रही है। तो ये कुछ 4 प्रमुख, ठीक है, विशेषताएं जिसको आपको ध्यान रखना है। पॉपुलर क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है, तो ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है भैया कि जो प्रमुख रचना है जिसके, ठीक है, कामायनी, कामायनी किसकी रचना है, तो कामायनी हमारे जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। तो कामायनी जो एक रचना है इसमें अलग अलग बहुत सारे पात्र हैं, ठीक है, यानी कि बहुत सारे रोल हैं, ठीक है। तो उन पात्र या फिर उन रोल के कुछ नाम है, जैसे कि मनु है, श्रद्धा है और ईड़ा है। ये जो कामायनी रचना है उसमें पात्र हैं अलग अलग लोग, ठीक है, तो उनके नाम पे रखा गया कि भैया ये मनु है, ये श्रद्धा है, ये ईड़ा है, ठीक है। तो ये मनु, श्रद्धा और ईड़ा ये किस चीज़ के प्रतीक हैं, मतलब कि किस चीज़, मतलब कि किस हिसाब से इस कामायनी रचना में, या फिर कोई मूवी है तो उस मूवी में मान लीजिए कि कोई हीरो है तो वो हीरो का नाम होगा, तो वो हीरो का नाम किस लिए रखा गया है, ठीक है। उसी तरह इस प्रश्न में है कि कामायनी जो रचना है इसमें अलग अलग जो पात्र हैं, अलग अलग जो रोल है मनु, श्रद्धा, ईड़ा के, ये किस चीज़ को इंडिकेट करते हैं, किस चीज़ का प्रतीक है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे, जो ध्यान से सुनेंगे, मनु, ठीक है, और जो ये आपका श्रद्धा, ईड़ा, ये मानव प्रेम एवं बुद्धि के प्रतीक है। मतलब कि जो मनु है वो मानव का प्रतीक है, ठीक है, और जो श्रद्धा है वो प्रेम का प्रतीक है, और जो ईड़ा है वो बुद्धि का प्रतीक है, ठीक है। मनु मानव का प्रतीक है, श्रद्धा प्रेम का है और ईड़ा बुद्धि का है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, ठीक है। और अगला प्रश्न है कि भैया कवि धूमिल का पूरा नाम बताइए और यह भी बताइए कि धूमिल की किस रचना पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा इसका उत्तर भी है, ध्यान से सुन लीजिएगा, ठीक है। तो धूमिल का जो पूरा नाम है, या फिर इनका कह सकते हैं कि इनका जो बचपन का नाम था या फिर मूल नाम जिसको बोलते हैं, तो कवि धूमिल का जो मतलब कि मूल नाम या फिर पूरा नाम था सुदामा पांडे जी, ठीक है, सुदामा पांडे जी धूमिल, ठीक है, सुदामा पांडे धूमिल इनका पूरा नाम था, ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है, पांडे, ओके, ध्यान से सुन लीजिए। और अब यहाँ पर अगला पॉइंट है कि धूमिल को किस रचना पर इन्हें मतलब पुरस्कार दिया गया था, ठीक है, अवार्ड दिया गया। तो इनको एक इनकी रचना थी जिसका नाम था कल सुनना मुझे, क्या था, कल सुनना मुझे, ये इन्हीं यानी कि कवि धूमिल जी की रचना है जिसका नाम है कल सुनना मुझे, ठीक है। इसी पर इनको साहित्यिक अकादमी का जो पुरस्कार है उससे सम्मानित किया गया था, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये 10 प्रश्न थे, ज़्यादातर यूनिवर्सिटियों में 10 ही आते हैं लघुत्तरे में, तो 10 प्रश्नों का उत्तर मैंने आपको बता दिया, जिसमें से एक महत्वपूर्ण नहीं था, उसको मैंने इग्नोर किया। बाकी अब आ जाएंगे हम लघुत्तरे की, और कौन कौन से महत्वपूर्ण है। तो लघुत्तरे में आप सभी को मालूम है कि कुछ आपको पैराग्राफ दिए जाते हैं जिनकी संदर्भ सहित व्याख्या करनी होती है, और कुछ क्वेश्चन भी होते हैं जिनका उत्तर भी देना होता है। तो ये पैराग्राफ वाला पोर्शन आपको अपने अकॉर्डिंग तैयार करना है, क्योंकि जो पैराग्राफ वाला होता है ये हमेशा चेंज होता रहता है, लेकिन क्वेश्चन तो सिमिलर होते हैं, जो कि हमेशा लगभग वैसे ही रिपीट होते हैं जो हर साल आते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो पहला पैराग्राफ था कि गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, ठीक है, चल खुसरो घर आपने रैन भई चहु देश, चकवा चकई 2 जने इन मत बारो कोय, इह बारे करतार के रैन बिछोही होए। तो इस पैराग्राफ का, इस काव्यांश का संदर्भ सहित व्याख्या लिखना है। संदर्भ सहित व्याख्या आप लोग 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं से अच्छे से पढ़ते आ रहे हैं। संदर्भ सहित व्याख्या
तो मुझे ज़्यादा इसमें एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं कि भैया संदर्भ कैसे लिखेंगे, व्याख्या कैसे लिखेंगे, प्रसंग कैसे लिखेंगे, आप लोग समझदार हैं। तो आप लोग संदर्भ में यही सब लिखते हैं कि भैया ये किस लेसन से लिया गया, उसके रचनाकार कौन है, व्याख्या आप लोगों को इसका करना ही। तो इसी तरह कई सारे पैराग्राफ दिए जाएंगे, करीब करीब 4 पैराग्राफ रहते हैं, जिनमें से 2 पैराग्राफ के आप लोगों को उसके संदर्भ सहित व्याख्या करनी होती है। कितने होते हैं? 4 होते हैं, लेकिन 2 का पैराग्राफ का उत्तर देना होता है, क्योंकि अथवा अथवा करके रहता है। ठीक है, तो 4 का उत्तर नहीं देना, सिर्फ 2 का देना है। ठीक है, जिनके बारे में आपको अच्छे से मालूम है। अब इसमें लघु उत्तरीय में कुछ क्वेश्चन भी आते हैं, जिनके बारे में जान लेते हैं। अगला प्रश्न है, मतलब कि लघु उत्तरीय का प्रश्न है कि विद्यापति भक्त कवि हैं या श्रृंगारी, विवेचना कीजिए। विद्यापति से जुड़ा क्वेश्चन हमेशा परीक्षा में फंसता है, तो आपकी भी परीक्षा में फंसेगा, इस बात की पूरी उम्मीद है, तो ध्यान रखेंगे। और अगला क्वेश्चन 101% हमेशा आता है, ऐसी कोई परीक्षा नहीं गई जिसमें प्रश्न आया हो। कबीर भक्त तो थे ही, समाज सुधारक भी हैं, उदाहरण से मतलब कि विवेचना कीजिए। और कबीरदास जी का पूरा जीवन परिचय तैयार कर लेंगे, इनकी प्रमुख रचनाएं, उसके बाद समाज सुधारक, धर्म सुधारक, इनके बारे में तैयार कर लेंगे। तो समाज के क्षेत्र में भी बहुत बड़ा योगदान रहा है कबीरदास जी का, तो उसके बारे में लिखेंगे। बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन हमेशा आता है, कभी भी ऐसी परीक्षा छूटती नहीं जिसमें इनसे जुड़ा क्वेश्चन ना आया हो। और अगला क्वेश्चन भी बहुत पॉपुलर है, जो कि हमेशा फंसता है, बिहारी जी से जुड़ा कि बिहारी ने गागर में सागर भर दिया। ये पंक्ति नवा आपने सभी तो बचपन का मतलब ये कि 8वीं 9वीं से सुनते आ रहे होंगे कि बिहारी ने गागर में सागर भर दिया। तो इस पंक्ति का मतलब क्या है, इसके बारे में थोड़ा परिचय दे रहे हैं। ठीक है, तो कब बिहारी ने बेहद कम शब्दों में बड़ी बात कह दी है, इसलिए इन्होंने ये पंक्ति तभी से यूज होने लगी, गागर में सागर भर दिया, यानी कि बहुत ही कम शब्दों में बहुत बड़ी बात कह दी। ठीक है, यानी उन्होंने कहा कि गागर में सागर भरने का काम किया है। उनके दोहे भाव से भरे होते हैं, यानी कि उनके दोहों में भाव होता है, मीठापन होता है। ठीक है, और बात की गंभीरता को सरल शब्दों में व्यक्त करते हैं। कोई भी बात हो, इसको इतना इजी तरीके से, इतना आसान तरीके से उसको रख देते हैं ताकि कोई भी समझ सके। ठीक है, गंभीरता को सरलता शब्दों में व्यक्त कर जाते हैं। ठीक है, उनके मन की गहराई को तो छूते ही हैं और सार्थक संदेश भी दे जाते हैं। ठीक है, मतलब उससे कोई ना कोई मैसेज देते हैं समाज को कि भैया इस पंक्ति से, इस शब्द से इसका ये मतलब हुआ। ठीक है, तो गागर में सागर भरने का मतलब ये हुआ कि कम शब्दों में बड़ी बात कह देना। ठीक है, या फिर आप लोग इस तरह लिखेंगे और लिख देंगे कि उनके भावों, मतलब कि जो दोहे हैं उसमें बहुत ही भाव भरे होते हैं। ठीक है, और कोई भी चीज़ होती है उसको गंभीरता वाली चीज़ है, फिर गंभीरता वाला जो शब्द है उसको सरल शब्दों में व्यक्त कर देते हैं। बस पूरे नंबर मिलने वाले हैं, इसी तरह बना के लिख दीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है, श्रद्धा सर्ग के आधार पर प्रसाद यानी जयशंकर प्रसाद की काव्य भाषा का मूल्यांकन कीजिए। तो जयशंकर प्रसाद जुड़ा एक क्वेश्चन आएगा, तय है। प्रगतवादी काव्य की प्रमुख विशेषताएं या फिर प्रमुख प्रवृत्तियां और विशेषताएं दोनों का मतलब एक ही होता है, तो दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रगतवादी काव्य से जुड़ा आता है परीक्षा अक्षर में, तो इस पर ध्यान देना। उसके बाद खंड सा आ जाएगा, जिसमें दीर्घ उत्तरीय पूछे जाएंगे क्वेश्चन। तो दीर्घ उत्तरीय में कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ऐसी कोई परीक्षा छूटी नहीं जिसमें आदिकाल के नामकरण की समस्या पर विचार कीजिए। इसे वीरगाथा काल कहना उचित है, मतलब कि इसको लेकर बहुत ही हमेशा प्रश्न आता, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आदिकाल को अन्य कौन कौन से नाम से जाना जाता है। और आदिकाल जो नाम पड़ गया इसका ऐसे नहीं पड़ गया, इसके बहुत सारे विवाद थे, बहुत सारी समस्याएं आई। ठीक है, आदिकाल को वीरगाथा काल भी कहा है, चरण काल भी कहा गया है। ठीक है, और अलग अलग लोगों के अनुसार अलग अलग इसको कहा गया, जिसको आपको तैयार कर लेना। हमारी महासंग्राम PDF में इसका उत्तर है। छायावाद से आप क्या समझते हैं, छायावाद की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। ये भी पॉपुलर क्वेश्चन है, कई बार आ चुका, तो इस पर फोकस करना ही करना है। ठीक है, तुलसीदास के काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है, साधारण समीक्षा कीजिए। यानी कुल मिला के तुलसीदास का पूरा जीवन परिचय, उनकी जो रचनाएं हैं उनके बारे में पढ़ लेना कि उनकी रचनाएं किसके आधार पर होती थी। तो आप सभी को मालूम कि तुलसीदास जी की जो रचनाएं हैं वो सारी की सारी राम भक्त शाखा पे, यानी कि राम भगवान को आधार मान करके इन्होंने लिखा है। तो ये भी पॉपुलर क्वेश्चन है। सुमित्रानंदन पंत के प्रकट चित्रण की साधारण समीक्षा कीजिए। ये इतना महत्वपूर्ण नहीं, मतलब कभी कदार आता है तो इसको इग्नोर कर सकते हैं। बाकी तुलसीदास, छायावादी, आदिकाल, ये दीर्घ उत्तरीय वाले क्वेश्चन है। इनमें सिर्फ और सिर्फ 2 प्रश्नों का उत्तर देना, उसके लिए आपको 20 नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो इस मॉडल पेपर में लगभग अति लघु उत्तरीय मैंने आपको सॉल्व भी करा दिया। बाकी जो लघु उत्तरीय क्वेश्चन है और दीर्घ उत्तरीय है, उनका जो उत्तर है वो इन्हें PDF में मिल जाएगा। कौन सी PDF में मिलेगा, चलिए वो भी पेश कर देते हैं आप लोगों के समस्त। ठीक है, तो ये है हमारी महासंग्राम PDF। ठीक है, महासंग्राम PDF, जिसको आपको हम टेलीग्राम व्हाट्सएप पे प्रोवाइड करा देंगे। इसमें वो सारे क्वेश्चन इंक्लूडेड हैं जो परीक्षा में हमेशा आते हैं और इस बार भी आने की उम्मीद है। इसी में से सारे प्रश्न आएंगे, 1-2 क्वेश्चन को छोड़ के बाकी सभी इसी PDF से आपकी परीक्षा में प्रश्न आएंगे गारंटी के साथ। तो ये PDF आपको टेलीग्राम व्हाट्सएप पे मिल जाएगी। उन छात्रों को बहुत ही हेल्प मिलेगी जिन्होंने फ्रीज नहीं खरीदी, या फिर जिन्होंने क्वेश्चन बैंक नहीं खरीदी, या फिर वो तैयारी नहीं कर पाए, तो उनको बहुत ही हेल्प करेगी, क्योंकि इसमें क्वेश्चन आंसर दोनों इंक्लूडेड है, जो कि आपको टेलीग्राम व्हाट्सएप पे मिल जाएगी, जो छात्र में मैसेज करेंगे। ठीक है, बाकी मिलते हैं नई वीडियो में। जय हिंद।